मुश्किल से तो इंटर करा। तो फिर तो वहाँ मतलब बीटीसी करने उत्तराखंड से जाना पड़ता नहीं 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 है? हाँ परीक्षा देने जो टेस्ट होता था जिसमें बीटीसी में निकलना है। अच्छा। उसके बाद मैंने कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी पेपर न भरा, न मेरा ध्यान उस ओर गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको उसको उनको ट्रेनिंग दी कि यार कैसे करके एक तो लाल धान का जो उत्पादन है वो दूसरे धान की अपेक्षा कम है। अगर ये जो लाल धान है हमारा प्रोला का जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ऐसा किस्सा चाहते हैं कि एक छोड़ करके एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगी कि रुद्रप्रयाग में जब मैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैनेजर थी ना, अच्छा। तो मैं एक गांव में मीटिंग करने जा रही थी। अच्छा। और मेरे साथ में मीनाक्षी परमार एक हमारी सहायक कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी सेलिब्रिटी को आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रस्तुत यानी हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं और वो जो शख्सियत है उनकी क्या खासियत है। आज यमुना घाटी की एक ऐसी लेडीज हमारे साथ है जिसको रेड राइस लेडीज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने यमुना घाटी के लाल चावल को बाजार में पहली बार पहुंचाया है। ऐसी महिला उद्यमिता की एक हीरोइन हमारी स्टूडियो में है, श्वेता बदानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये भी कहते हैं आपको स्वतंत्र बदानी के नाम से भी जानते हैं, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमने एक कोशिश की है कि हम आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से महिला उद्यमिता के काम को आपने आगे बढ़ाया। नमस्कार। उत्तराखंड टाइम के में प्रेम भाई के साथ मैं आप सभी लोगों को जो आपके स्टूडियो में आपके द्वारा जो मुझे बुलाया गया तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि प्रेम भाई ने बताया कि हम लोग क्या काम करते हैं अपना रवई घाटी में, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैं विगत कहूँगी 1996 से ये जो सामाजिक क्षेत्र है इस क्षेत्र में जुड़ी और विभिन्न संस्थाओं में हार्क संस्था और दूसरी जैसे ग्राम्य प्रोजेक्ट है भारत उत्तराखंड सरकार का, उसमें काम करते हुए मैंने एक हिस्सा करके एक संस्था बनाई और उस संस्था में मुझे एक 2008 से काम करते हुए आज 2025 है। इस बीच कई गतिविधियों में मैंने काम किया। यानी कि 30 साल से आप सामाजिक फील्ड में? हाँ जी, मैं 30 साल से सामाजिक फील्ड में। 1996 बोला ना? बिल्कुल, मैं 96 से मैंने सरदा करके एक संस्था थी। अच्छा। और उस सरदा संस्था में मैंने पहले शिक्षा पे काम किया। मोरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र आराकोट बंगाण और ये पूरा आपका जो ठडियार है उस बेल्ट में जब मैंने काम किया तो सन 2000 में मैंने हार्क में ज्वाइन किया और करते करते 2006 तक हार्क में भी मैंने छोड़ा काम को। क्योंकि क्या हुआ फिर 2006 के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ अलग से भी करना चाहिए, जो क्योंकि कहीं पे किसी संस्था में जब हम काम करते हैं तो उनकी अपनी बाउंड्री होती है। तो ये बाउंड्री पे हम बाद में बात करेंगे। हाँ। अभी थोड़ा ये जानते हैं कि जिस गांव से आप आते हैं उस गांव में तो आपकी उम्र के लोग बहुत सरकारी नौकरी में हैं। क्या है इस दिमाग में कि आप सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करें? मतलब ऐसी कोई घटना घटी थी क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि अब मेरे साथ की तो जो मेरी फ्रेंड है, मतलब जो सर्किल है मेरा, अच्छा। मैंने देखा मैक्सिमम जो दोस्त है मतलब हाँ। वो सारे सरकारी फील्ड में है। हाँ। श्वेता बदानी, स्वतंत्र बदानी मेरा वास्तविक नाम असल में स्वतंत्र बदनानी है। बात कर लो, ये बात क्या है? बात यह है कि मेरा नाम है स्वतंत्र बदनानी। और कहानी क्या है कि मैंने जब हार्क ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जो हमारे सर हैं, भाई साहब हैं, डॉक्टर महेंद्र कुंवर जी, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो रही ऐसे करते हैं आज से तुम्हारा नाम श्वेता है। तो मेरा जो नाम है ना श्वेता, वो कुंवर सर ने रखा हुआ है। अब सब तो श्वेता बदानी, सभी लोग मुझे श्वेता बदानी नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविक जो मेरा पेपर नेम है मेरे माता पिता ने रखा आज भी वो स्वतंत्री बदानी है। क्लियर? दूसरा मैं ये कहना, वो आप सरकारी नौकरी में नहीं गए, वो कहानी में गए। सरकारी नौकरी में अब मैं आपको बताऊं, मैंने जब इंटर करने के बाद, उस टाइम इंटर के बाद बीटीसी हुआ करता था। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो मैंने लाइफ में क्या करा, सिर्फ एक बार अपनी फ्रेंड के कहने से बीटीसी का फॉर्म भरा
अच्छा और उत्तरकाशी हम अच्छा। लोग टेस्ट देने गए। अच्छा तो असल में परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बीटीसी कर पाऊं, अच्छा, कुछ कुछ घरेलू दिक्कतें थी, आर्थिक आर्थिक क्योंकि हम 7 बहन है, एक भाई है और पिताजी पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। तो मैं कैसे करके एक 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 पहले तो उस टाइम ऐसा था कि बेटियों को कम पढ़ाते थे, बड़े मुश्किल से तो इंटर करा। तो फिर तो वहाँ मतलब बीटीसी करने उत्तरकाशी जाना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ परीक्षा देने जो टेस्ट होता था जिसमें बीटीसी में निकलना है। अच्छा उसके बाद मैंने कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी पेपर न भरा, न मेरा ध्यान उस ओर गया। वो जो कंडीशन थी, वो कंडीशन साधन है, नहीं है तो नहीं जाना है। हाँ साधन नहीं है तो भाई वो होता ही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, फिर मेरा ध्यान भी नहीं गया। अच्छा तो क्या हुआ कि सोशल फील्ड में वहीं से निकलना शुरू करा। सरदा संस्था के ये शिक्षा पे यात्रा में जो टीचर पढ़ाते थे, पढ़ाते कैसे थे उस टाइम, गांव के जो बच्चे हैं। आपने स्कूल में पढ़ा है? हाँ मैंने स्कूल में पढ़ा है, वहाँ सरदा के स्कूल थे बोरी ब्लॉक में। तो उसमें ऐसी शिक्षा थी उस टाइम कि जो गुरुजी रहते थे, जो स्कूल खोला जाता था गांव पे, गांव वाले गुरुजी को राशन देते थे, आटा चावल सब्जी अच्छा सब चीज। अच्छा और हमको तनख्वाह भी नाम मात्र की मिलती थी, 900 रुपए के आसपास। अच्छा तो वहां से निकले, 1-1.5 साल वहां काम किया, उसके बाद हार्क ज्वाइन किया। हार्क में काम करते करते मुझे 11 साल हुए, और 11 साल हो गए थे 2006 में। फिर ऐसा कुछ लगने लगा कि यार मुझे कुछ अलग से भी करना है, क्योंकि मैं थोड़ा काम करने, मेरे एक दोस्त है जो प्रेजेंट टाइम में मसूरी की चेयरमैन है, मीरा अच्छा कैंतुरा। अच्छा उनका मेरी दोस्ती, और एक मीरा कैंतुरा दूसरी थी जो आपदा प्रबंधन अधिकारी रही टिहरी की, हाँ, उनसे भी दोस्ती थी। रुद्रप्रयाग में भी थी, क्यों वो यहाँ टिहरी में भी रही काफी टाइम तक। हाँ, तो हम लोगों को एक मंच पे वीकेंड करके एक कैंपेन चला था, महिला हिंसा मुमकिन है अभियान, महिलाओं पे हिंसा का अंत। अच्छा तो ऐसे हमारी दोस्ती जुड़ी, और हम लोगों ने, उन्होंने कहा यार कुछ करते हैं। तो मुझे भी लगा यार मैं बंद करके जो मैं करना चाहती हूँ कुछ, वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिर वहाँ हार्क में रिजाइन किया। और उस बल्कि कुंवर सर ने बोला कि नहीं आप मतलब रहो, और आपके लिए ये दरवाजे हमेशा खुले, वो बहुत सम्मान करते हैं मेरा। और मैं भी उनका इसलिए सम्मान करती हूँ क्योंकि हार्क मेरी पाठशाला है। मैंने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया, आज जो मैं किसी मंच पे भी 2 शब्द बोलती हूँ तो वो हार्क की देन है, ये मैं कहना चाहूंगी। दूसरा मैं बता रही, कुंवर साहब की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं यहाँ जरूर आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कि कुंवर साहब ने मुझे क्या करा कि एक बार एक वंदना सिवा करके दिल्ली से आई थी, और हार्क में एक बहुत बड़ा कैंप लगा था, हेल्थ कैंप। अच्छा और कुंवर साहब ने बोला कि गांव की कितनी महिलाएं आएंगी। हाँ, तो मैंने कहा सर जितने आप बुलाना चाहिए, बोले 500 महिलाओं को बुला देंगे। मैंने कहा हम ज्यादा भी बुला देंगे। तो हमने जो चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में क्या करा कि जैसे 500 चिट्ठी दी, और उसमें लिख दिया कि 4 महिलाएं अपने साथ लेके आना। तो 500 की जगह वहां 1000 महिलाओं से ऊपर होगी। क्या बात। और बहुत जबरदस्त गैदरिंग जब हुई, तो कुंवर साहब ने बोला कि धन्यवाद, किसके नाम से गई ये चिट्ठी। तो मैंने बोला कि वहाँ किसी ने बोला कि श्वेता ने भेजा, और उसमें कि ऐसा करो कि उनको ये धन्यवाद ज्ञापन श्वेता करेगी। तो जब मेरे को वहां पे पहली बार स्टेज पे जो डैश होता है उस पे बोलने के लिए बुलाया गया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, इतनी अंदर से अनकंफर्टेबल हो गई थी, मतलब नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर मैंने क्या करा, मीरा जो आज चेयरमैन है, हमारी बहन, मुझे बड़ा खुशी होती है कि हमारी बहनें ऐसी जगह है। आप जाएंगे? तो नहीं जाऊंगी, उनसे बधाई देना चाहूंगी मीरा जी से। तो उन्होंने बोला अरे यार दे देना भाषण, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू डेस्क के नीचे बैठ अंदर। और मैं तब वो मेरा डेस्क के अंदर गई, और मैं खड़ी हुई, और मेरे पे कंपनी एक बाल्टी पसीना निकला मेरे पे। पहली बार जब मैंने वहाँ पे मंच से संबोधन किया, 1000, और वो भी क्या, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे श्री कुलदीप बुनियाल जी, उन्होंने वो लिख के दिया। और मैंने 2 मिनट तो उससे बोला, पर उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोला, और बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बोलते बोलते। अच्छा वही अच्छा, कि बहुत देर तक। तो जब शाम को कुंवर साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, तो कुंवर सर ने कहा वाह तुमने तो बहुत अच्छा बोला। मुझे उस टाइम वहाँ हार्क में काम करते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम मेरा जो उसी दिन जब सर ने वो मेरा वो देखा,
तो मेरा 60 रुपए का इंक्रीजमेंट लगा दिया, क्या बात है। मतलब उस भाषण देने के बाद। तो ये एक घटना टाइप की जीवन में है वो, पर उसके बाद मेरे अंदर ये कुछ जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे फिर वो जीवित तो हो गया। उनकी प्रेरणा है। फिर उन्होंने एक चैलेंज और दिया कि जिसको कंप्यूटर नहीं आएगा वो हमारे ऑफिस में काम नहीं करेगा। और मैं टाइम देता हूँ 1 से 1:30 बजे। मतलब कुंवर सर एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने मतलब जो व्यक्ति के अंदर स्किल होती है ना, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको चैलेंज दे करके। तो कुंवर सर ने बोला कि कंप्यूटर में आपको तो इंटरवल का टाइम दिया सीखने का, और हम क्या करते थे 1 से 2 बजे लंच ब्रेक होता था ऑफिस में। तो 1 से 2 बजे में आज मैं अपना जो काम भी है मेरा, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर नहीं सीखा। आज मैं पूरा अपना अकाउंट और वो सब चीजें जो जरूरत की होती है वो सारे हिंदी में टाइपिंग कैसे वो सॉफ्टवेयर को क्या करना है, वो पूरा काम मैं अपने आप करती हूँ। और वो उन्हीं की देन है। वो शायद अगर हमें प्रेरित नहीं करते तो हम एक नौकरी जैसे करते हैं तो शायद ये सब मैं नहीं कर पाती। फिर ईर्षा संस्था फिर ईश्वर संस्था बनाई हमने। ईश्वर संस्था क्यों, मतलब क्यों हुई, इसलिए देखो उसके पीछे क्या कारण था। 2006 में जब मैंने छोड़ दिया वीकेंड अभियान से जुड़ी, फिर उसके बाद उत्तराखंड डिसेंट्रलाइजेशन वाटर सेट प्रोजेक्ट है जो ग्राम्य, उसको वहाँ इंटरव्यू दिया था। वहाँ मेरे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैनेजर में मेरा चयन हो गया। और मुझे अगस्त मुनि का एग्री बिजनेस जो कंपोनेंट था वहाँ मुझे उसमें पद मिला एज ए मैनेजर, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैनेजर। तो वहाँ मैंने जब प्रोजेक्ट में ज्वाइन करा तो उसके बाद काम करते करते 1-1.5 साल हो गए थे वहाँ। तो ऐसे हमारे मित्र लोग तो बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते। उन्होंने कहा आप इस अभियान को जो आप सोचती है, मैं डिस्कस करती थी, आप अपना सेपरेट तो क्या बोलूंगी, एनजीओ सेपरेट होता कहाँ है, लेकिन ये कहूंगी कि मतलब लीड करने की जो एक आप लीड कर सकते हैं, मतलब हाँ आप कीजिए। तो वहाँ पे हमने एक संस्था बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद रवाई घाटी, अपनी घाटी के बारे में मैंने कहा यार जब मैं यहाँ रुद्रप्रयाग भी काम कर सकती हूँ तो अपनी जो मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, वहाँ पे भी मैं कुछ काम करूँ जो मैं सोचती हूँ। फिर हिस्सर बनाए, हिस्सर में जुड़ करके फिर मैं नबार्ड से जुड़ी। वहाँ पे गर्ग सर है हमारे एक नबार्ड के डीएम थे, उनसे संपर्क किया। और उसके बाद मैंने अपने क्षेत्र में 600 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए नबार्ड के माध्यम से। एक ग्रुप में 600-700 महिलाएं, 6-7 महिलाएं होती हैं, तो 600 ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हो गई, यानी कि 3000 से ऊपर ऊपर में उससे जुड़ी। उसके बाद हमने किसान क्लब बनाए, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर के काम में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर है तो किसान है, किसान कुछ करेगा तो हम जो मानव जाति है। आपने सॉफ्ट प्रोजेक्ट नहीं किया ना, आप सीधे हार्ड प्रोजेक्ट में चले गए किसान। तो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ये एग्रीकल्चर में। देखो मैं जो काम करती हूँ, इतना बेनिफिट है क्या उसमें? ना बेनिफिट हमको नहीं है। हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो गांव में खेत में काम करती हैं, हमारी माता बहनें जो रात दिन मिट्टी से खेलती हैं, बेनिफिट उनको होना चाहिए ना। तो 3000 से अधिक महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, क्या ऐसा किया कि खेती के साथ निकलेगा आपने उनके? मैं बताना चाहूंगी आपको, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो गांव स्तर में काम कर रहे थे, मैं देखती थी जब मैं परोला जाती थी तो एक चीज मुझे टीस करती थी वहां पे कि लोग लाल धान तो उगा रहे हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं ओखली में कूटते हैं और उस दाने के 2-3 टुकड़े बना देते हैं। और जब मैं उनसे पूछती थी कि इस लाल धान से आपको कितना बेनिफिट होता है, तो लोग बोलते थे कि बेनिफिट तो हमें क्या है, हम क्या करते हैं, हमें साबुन चाहिए तो उठाया लाल धान 2 किलो 1 किलो दुकान में दे दिया, वहां साबुन खरीद के लिया है। अगर कोई भाव नहीं, मतलब कोई भाव नहीं ऐसा, हाँ यह किस्म से वस्तु भी नहीं है। हाँ। वो अच्छा। उनको जो जरूरत है उसको आदान प्रदान करते थे। तो जो लाला बैठा है उसकी भी मर्जी है, वो जितने में रखे, यही तो होता है। अच्छा। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे काम किया जाए। और एक चीज मुझे और भी दिखती थी जब मैं गांव में जाती हूँ वहां अभी भी, कि लोग क्या है हर दिन क्या हो रहा, पानी का जो लेवल है ना वो घट रहा है। अच्छा। और वहाँ पे जो लाल चावल जो बुंदेलखंड गांव क्षेत्र है ऊपर, वहाँ पे ऐसी कोई नहर टाइप की नहीं है कि नहर से पानी आया रोपाई हो, वो तो बरसा आधारित है। तो वो भी पीड़ा मुझे कहीं ना कहीं वो लगती थी कि जब बारिश ही नहीं होगी कभी, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो धान तो होगा ही नहीं ना फिर। अच्छा, कई जगह बरसात आ रही है, बरसात आ रही है, कमल नदी का पानी, कमल नदी का पानी नहीं है। और वो क्या करते हैं, जैसे जुलाई अगस्त में बारिश होती, जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होगी समझो कि उस दिन उनका पूरा त्योहार ही टाइप का हो गया,
उस दिन वो पूरा अपनी रोपाई उसी दिन पूरा उसी दिन उन्होंने हमारे भाषा में बोलो ना कि जिल शेरा हुआ चल शेरे का दिन सगड़े थे उतना ही दिन अरे वाह अच्छा मतलब उस दिन उनका बहुत करना ही करना उस दिन उस रोपाई दिन करना ही करना है हाँ। जिस दिन। तो मैं देखती थी कि यार इतनी मेहनत करती है हमारी माता बहनें हमारे किसानी, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है कि ये जो उत्पादन हो रहा है उसका इनको रेट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं इस पे काम किया जाए? एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने पे काम करेंगे हम। तो हमने क्या करा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको उसको उनको ट्रेनिंग दी कि यार कैसे करके एक तो लाल धान का जो उत्पादन है वो दूसरे धान की अपेक्षा कम है। अगर ये जो लाल धान है हमारा प्रोला का जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, इस लाल धान के उत्पादन को दूसरे धान की अपेक्षा बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करा हमने, सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको फसल सघनीकरण तकनीक। अच्छा हाँ उस मतलब तकनीक घना- को मतलब एक अगर वो घना लगता है उसको व्यवस्थित करो हाँ एक फिर उसमें आ जाएगी अच्छा नहीं उसकी जो टाइम ड्यूरेबिलिटी है ना हाँ प्लांट के ट्रांसफर होने की हाँ उसको घटा दिया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक अभी जैसे चैत का महीना आ रहा है ना, त्योहार के आसपास सारे इलाके के लोग नर्सरी डालते हैं हाँ और उसको 2-2.5 महीने तक नर्सरी में रखते हैं प्लांट को। और उसका जो ग्रोथ होने का टाइम है ना नर्सरी का, वो पौधे का वो नर्सरी में ही बीत जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ तो हमारे पहाड़ों में क्या है, प्लेन का तो मुझे ज्यादा इतना है, लेकिन पहाड़ में क्या होता है जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी नलाई धुलाई 2 बार करते हैं, सुबह भी नहलाते हैं शाम को भी नहलाते हैं। क्यों? उसको ज्यादा केयर करते हैं ना, क्योंकि बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा। ऐसे प्लांट का भी सिस्टम होता है। अच्छा और हम क्या करते हैं एक तो पहले 3 महीने तक जब उसका ग्रोथ का टाइम है उस टाइम उसको तो कट्ठा रखते हैं, उसको हिलने डुलने नहीं देते हैं, इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो हमारा घट जाता है। यहाँ पे क्या करा हमने, 8 से 12 दिन नर्सरी की, जैसे आज नर्सरी डाली और 12वें दिन हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इतनी छोटी पौधा तकनीकी विधि से सिद्धांत साइंटिफिक तरीके से अच्छा यानी पर वो मैं उसमें कोई अलग सा साइंस नहीं है। मैं वो जो देखो जो हमारे पुराने लोग थे ना वो भी देखते थे कि नहीं ये मतलब इसमें ताकत है इस विधि में। तो उसमें क्या है, उस जो पौधा है ना उसको हम 10 बाय 10 की दूरी पे लगाते हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हमने किसानों को। अच्छा उसका और जो सिद्धांत को फॉलो करेगा उसका सिद्धांत का है कम बीज कम पानी अधिक उत्पादन और कम मेहनत और अधिक उत्पादन। ये बहुत जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ आज नौगांव का जो नौगांव गांव है वो इसी विधि को फॉलो कर रहा है। अच्छा। और पूरी तरह से आप जाइए कभी, मैं तो कह रही हूँ सीजन में आइए, आपको पूरा वो यही विधि को फॉलो। क्यों इतना काम आपने किया है, लोगों ने समझ लिया कि आप टीचर रहे हैं, आप मोटिवेटर्स रहे हैं और अब आप जो लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा ये आपको परिवार से कभी बोला नहीं ये क्या कर रहे हो आप, हमसे आप इंजीनियर बन गए, घर के लोगों को भी आपने समय दिया क्या? घर के लोगों को डांटा? मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे माता पिता और मेरे पति अच्छा श्री जगजीवन बंधानी जी और मेरे माता पिता का मेरे पीछे बहुत बड़ा सहयोगात्मक योगदान। कभी आप लोगों के बीच में होता नहीं कि आप सब हर बार करते हैं। देखो जब हम जेंडर पे बात करते हैं ना तो सिर्फ जेंडर के लिए महिला ही नहीं है, महिला पुरुष हम मिलकर काम करते हैं। दोनों ये मैंने अप्लाई किया। मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब बड़ा बच्चा जब छोटा वाला थोड़ा बड़ा हो गया था 2 साल का, तो वो देखता था पहले जब वो घर में रहता था ना कि मतलब दादी सब्जी काटती है, दादी कपड़े धोती है। तो एक दिन क्या हुआ, जब हम बाजार में आए तो मेरे पति सब्जी काट रहे थे मेरे साथ। अच्छा। तो मेरे बेटे ने क्या क्वेश्चन किया कि पापा आप मम्मी बन गए? अच्छा। बेटा बोलता है छोटा वाला, मेरे बेटे का नाम है जो ब्लॉगर है अभी, बोलता है कि पापा आप मम्मी बन गए? तो पापा ने बोला क्यों, कि आप सब्जी क्यों काट रहे हैं? देखो दृष्टिकोण कैसे डेवलप होता है वो हमने अपने कर्म से देखा है। तो पापा ने बोला नहीं बेटे ये वो नहीं है, क्यों महिलाओं का काम है कि ये, कि नहीं दादी तो मतलब दादी काटती है तो मम्मी काटती है, आप क्यों काट रहे? उन्होंने समझाए। आज मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, मेरे घर में हर काम हर व्यक्ति करता है।
क्या बात है। तो आपने घर से शुरुआत की? मैंने घर से शुरुआत की यार। कपड़े धोएंगे तो मैं भी धोती हूँ, मेरे पति भी धोएंगे, आटा गूंदेंगे, सब्जी काटेंगे, कोई भी काम है सब हम मिलके? मिलके करते हैं। मैं देहरादून आ रखी हूँ, तो मेरा जो बच्चे रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि मम्मी यहाँ रखी तो वही करेगी पूरा काम। सब मिलके करते हैं, कोई भी काम मैं भी करती हूँ, पुरुष वाले काम जिनको पुरुष वैसे होता नहीं है ऐसा कि ये पुरुष का है महिला के, हमने बांट रखा है, हाँ, लेकिन हम सब काम मिलके करते हैं। क्या तो ये जो एक कोऑर्डिनेशन कहूंगी मैं, हाँ, ये मिलके बना है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनती हैं और एक बिजनेसमैन है। कितनी महिलाएं जो आपने अभी कि 3,000 से यानी लगभग 4,000 4 5 हजार के साथ आपने काम किया है? बिल्कुल किसान और किसान भी है। कितनी महिलाएं जिनके आजीविका के लिए आपने काम किया है? और कब से आपने लाल चावल के जो मार्केट, क्योंकि लाल चावल उत्पादन पे तो आपने बात कर दी, उसका उत्पादन बढ़ाने के तरीके ढूंढे, और उसके बाद लाल चावल को पहली बार मार्केट में किस तरह से लाया गया बाजार? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब लाल चावल पे मैंने सिर विधि से काम करा, तो वो जो हमारी परोला वाली बेल्ट है, नेत्री, ये आपका सुहील हाँ, ठीक है, है। सोनाली, जो पूरी उधर वैली है, उधर में जब हमने काम किया बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो लाल धान है ना, अगर दूसरा धान किसी खेत में 1 बोरी हो रहा हो यानी 25 किलो हो रहा होगा, हाँ, तो जो सफेद धान है वो 35 किलो होगा। अच्छा, उसकी पैदावार ज्यादा है। और ऑटोमेटिक पहले से अच्छा, वो जेनेटिक गुण कहूंगी मैं उसका। अच्छा, अच्छा। तो उसी के लिए तो हमने श्री विधि से उसका उत्पादन, हमने कहा कैसे 35 किलो हो, इसको कैसे 40, हाँ, इसको भी उसी बराबर होना है। हाँ, 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 क्योंकि हो क्या रहा है, लोगों के दिमाग में क्या जरूरत है, लोग क्या कर रहे हैं, फिर लाल धान को घटा दे रहे हैं क्योंकि उत्पादन कम है ना, हाँ, और उसको बढ़ा रहे हैं। हमने कहा इसको, इसकी तकनीक, खेत उतने हैं, तकनीक से हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये तो मैंने उत्पादन की बात की। मार्केट में किस तरह से लाया? हाँ, अब मैं आपको बताना बाजार चाहूंगी, के लोगों को कैसे जो वो संतुष्ट किया कि टूट रहा लाल- था ना, हाँ, वो जो दर्द था कि यार इनको रेट कैसे मिले अच्छे, तो उसके लिए हमने क्या करा, कृषि विभाग उत्तरकाशी के सहयोग से हमने क्या करा, प्रोसेसिंग मशीन के लिए अच्छा, बोला। हमने कहा सर उनके साथ, क्योंकि हम कृषि जो हम श्री विधि से काम करते हैं वो कृषि विभाग के साथ मिलकर करते हैं, हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है। तो सर ने बोला मैं इसके लिए कुछ सोचता हूँ, उस टाइम तिवारी सर थे वहां पे। अच्छा, और उन्होंने बोला कि आप सेलर की हम बात करते हैं, तो उन्होंने एक सेलर हमारे एपीओ के लिए हमने आवेदन किया और एपीओ के थ्रू हमें मिला। तो सेलर मशीन हमने क्या करा, श्री अन्न प्रोसेसिंग यूनिट नाम करके हमने वो यूनिट डेवलप करी हुई अपने वहाँ, जो हमारा एपीओ का अपना यूनिट है। और उसमें हमने लाल धान निकालने की मशीन, झंगोरा निकालने की मशीन हमने लगा रखी, मसाले बनाने की मशीन, और मैं आपको बताना चाहूंगी, गेहूं पिसाई मशीन, मंडवा, सारी चीजें ये दाना टूटता नहीं है। उसमें टूटता नहीं है। अच्छा, उसमें पूरा दाना आता है। और हमारे यहाँ दूर दूर से लोग जो देखते हैं कि नहीं यार दाना टूटना नहीं चाहिए, और उसमें बेनिफिट ये है, आपको एक चीज और बता कि उसका क्या होता है कि जो किसान है ना, किसान को जो पूरा दाना है वो आता है, और उसमें जो कणक है ना वो भी नहीं जाता, मतलब फिर उसके लिए फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा, और जो महिलाओं का कार्य बोझ है ना, जिसमें मतलब धान आया और उसके बाद उनको फटकना कितना काम बनता है, वो सब नहीं, सीधे उसकी ग्रेडिंग होकर के सीधे उसके बाद वो पैकेजिंग के लिए जाता है। कितने रुपए किलो बिकता है? अभी हम जो हमारे आउटलेट पे बिक रहा है नौगो में, हमारा 3K ऑर्गेनिक आउटलेट है। मैं मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग हो गया, सॉर्टिंग होगी, ग्रेडिंग हो गई, उसके बाद आकर के पैकेजिंग होती है। और हमारा आउटलेट है 3K ऑर्गेनिक आउटलेट करके, वो कृषि विभाग के सहयोग से है। हम हमारे यहाँ कितने रुपए किलो बिकता है? 120-30 रुपए तक हमारे आउटलेट पे बिक रहा है नौगो में। अच्छा, आपको पता है 120-30 रुपए किलो आप बेचते हैं। हाँ, बिचौलिया कितना कमा रहे होंगे आपके साथ? अब वो तो पता नहीं मुझे, तो परोला में मैं बता रही, जब मैं वहां पे धान खरीदती हूँ, हाँ, हमारे जो एपीओ के लोग जाते हैं खरीदने, तो बताते हैं कि बिचौलिया तो यहाँ तक की बात चल रही थी कि कई 100 टन हिमाचल जाता है, वहां लोग बड़ी बड़ी मशीन लगा करके उसका, और वो धान बिक रहा है
और वहां से फिर वो छोटी छोटी 2-2 250 ग्राम की पैकेजिंग में भी बाहर जा रहा है। अब कहाँ बेचते हैं, क्या बेचते हैं, ये हमारे क्षेत्रीय भी मुझे बड़ी चिंता सताती है कि अगर वो फैक्ट्री उस प्रकार की जो बड़ी प्रोसेसिंग यूनिटें हैं वो अगर हमारे परोला में डेवलप हो जाए, सरकार करे इस काम को। चलो और सरकार में बाद में बात करेंगे। नहीं वो सरकार को करना चाहिए। और जो हमारे किसान है उसके जो क्या बोलेंगे उसका प्रोसेसिंग करके धान ही नहीं, धान के प्रोडक्ट तैयार करके और उसको मार्केट अगर जिस दिन हम करने लग गए ना, तो मैं कहती हूँ पूरा परोला उत्तराखंड को पाल सकता है। अब वो पाल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इस काम में कितनी महिलाएं हैं जो आपके पास सीधा मोटा अनाज बेचने के लिए आती है? मैं आपको बताना चाहूंगी, और एक महिला लगभग एक महीने में कितना कमाती होगी, एक साल में? मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। पिछले साल 2024 में मैंने हाँ, एक जो लाल धान पे तो मैं आई गई थी हाँ। कि किस टाइप से हम करते हैं, और मैं एक चीज और लाल धान को जोड़ते हुए तब फिर हम मोटा अनाज पे बात करेंगे, क्योंकि मोटा अनाज को मैंने अलग से काम करा है। नहीं वो अलग, मैं समझ रहा हूँ। मैं हाँ। सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि कितनी महिलाएं हैं जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है, मेरे और से एक महिला एक साल में कितना कमाती है? मैं आपको बता दूं कि जो मोटा अनाज है ये मंडवा झंगोरा हाँ, जितना भी है जो भी है, ये इसके लिए मेरे साथ जो जुड़ी हुई कम से कम 5-6 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 5,000 क्योंकि महिलाएं? हाँ 5 से ऊपर ही होंगी। क्यों? एक महिला कितना कमाती होगी एक साल में? एक महिला देखो, अब वो कमाने वाली जहां तक बात है, महिलाओं के कमाने कैसे, जैसे जिसकी खेती होगी, जिसके बहुत ज्यादा खेत है वो तो धान से भी कमा कम रही। से कम मतलब कम से कम अगर मैं आय की बात करूं तो एक महिला कुछ भी नहीं तो धानी और मंडवा सभी झंगोरा मोटा से अनाज। मोटा अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 20-30 हजार तो से ज्यादा ही कमा रही। कम से कम वो और भी वो भी रो में, हाँ, वो भी रो में तो अपने लिए तो है ही उनका। अपने लिए तो है ही उनका। अब दूसरा अगर उसको प्रोसेस किया जाए, उसका कुछ बनाया जाए, वो अलग मैटर है, वो तो अलग मैटर। रॉ मैटर ऐसा बिकता है। हाँ ऐसा है। अच्छा, ये सारा 30 साल से आपने जो ये सब काम किया, अब आप लाइवलीहुड पे काम, आजीविका पे काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल फोकस हो गया, फोकस उसी पे हो गया, और अच्छी बात है कि आप लोगों की आजीविका को सुधार ला रहे हैं। जी जी। इस 30 साल के सफर में ऐसा कोई किस्सा आपके दिमाग में है कि जिस किस्सा को आप कभी नहीं बोल सकते, जिसको आप आज सुनाना चाहते हैं? कई किस्से होंगे, एक किस्सा ऐसा हो, कोई ऐसा है जिसको आप सुनाना चाहते हैं, जिसको आप कभी नहीं बोल सकते? नहीं, 3 साल एक बड़ा सफर रहता है। मैंने जैसे कहा आपको कि जब 2023 में हाँ, हम लोग लाल धान पे डीपली काम कर रहे थे, हाँ, और वहाँ के जो किसान हैं वो मतलब उनका जो दर्द है, मतलब लगा मुझे कि किसान बोलता है कि जी हम तो उब गए हैं, आज के बच्चे नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार इसको जो धान है इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ किया जाए। तो मैं एक दिन उत्तरकाशी में सीडीओ ऑफिस में बैठी थी। उस टाइम श्री जय किशन जी हमारे सीडीओ सर थे, और हमारे जो ये नहीं जय किशन सर ने गौरव कुमार सर हैं जो वो थे। तो हमारे जो मुख्य कृषि अधिकारी थे तिवारी जी, उन्होंने कहा मैं आपकी बात करवा था। तो हम जब वहां गए, मैंने कहा सर हमारे जो धान है उसमें बड़ी मतलब हमें वो नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहा हमारे किसानों को, इसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ना दिल्ली में, आप वहाँ स्टॉल लगा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लगाएंगे आप, क्यों नहीं लगाएंगे। तो कृषि विभाग ने हमें वहाँ स्टॉल प्रोवाइड करवाई, और जीआई उस टाइम बहुत ज्यादा वो हो रहा था। मैंने कहा हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जीआई करवाओ भाई, ये तो ओडीओपी में जब आप लोगों ने इसको लिया है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भारत सरकार की स्कीम है, इसके अंतर्गत हम वहाँ स्टॉल लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉल के माध्यम से जो हमारा लाल धान इसका बड़ा प्रचार प्रसार होगा। तो हमने क्या करा, वहां जब हमने स्टॉल लगाई और वहां बड़ा प्रचार प्रसार हुआ लाल धान का, तो भारत सरकार ने हमारे परोला के लाल धान को इतना, क्योंकि वहां 12 देशों के भी स्टॉलें थी और पूरे भारत की तो थी, पूरे राज्य के, तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो पुरस्कार दिया गया पूरे भारत में, वो दूसरे नंबर का पुरस्कार हमारे जिले के लाल चावल को दिया गया। और लाल चावल ने हमारे राज्य को भी गौरवान्वित किया, और हमारे जिले को तो किया है, हमको तो किया है। तो जब ये सब हुआ तो दीदी बोली कार्यक्रम हुआ था उत्तरकाशी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे श्री धामी जी। तो उस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने
सम्मानित किया इस लालदान के आप पुरस्कार के लिए रसगुल्ला कि आपने हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए कुछ काम किया है। एक और कहानी मैं आपसे हाँ। सुनना चाहूंगा। ये तो आपकी एक्टिविटीज, आपका स्ट्रगल है, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी कहानी है ना हाँ। कि जैसे मतलब आप किसी गांव में जा रहे हैं, सब तैयार हो रहे, वहां कोई नहीं मिला, मतलब कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है जिसको जिसको आप मतलब जिस घटनाक्रम से आपके कभी कई बार आंसू आए होंगे, कई बार आपको गुस्सा आया होगा, ऐसा किस्सा जो आप ऐसा सुनना चाहते हैं कि एक चीज छोड़ करके। एक किस्सा आपको सुनाना हाँ, चाहूंगी जी, जी। कि रुद्रप्रयाग में जब मैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैनेजर थी ना, अच्छा, तो मैं एक गांव में मीटिंग करने जा रही थी अच्छा, और मेरे साथ में मीनाक्षी परमार एक हमारी सहायक कार्यकर्ता थी। बोला दीदी उस गांव में चलना है। तो जब मैं गई तो वहां रास्ते में मैंने देखा गांव की 8-10 महिलाएं एक खेत में जैसे गुड़ाई नहीं करती महिलाएं, हाँ, लाइन से बैठ रखी और कुदाल ले रखी थी उन्होंने और गुड़ाई ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने बोला ये महिलाएं आगे कोई फसल है नहीं, खेत तो बंजर है, ये गोड़ क्या रही, गुड़ाई किस चीज की हो रही? अच्छा, अच्छा, तो उसने बोला दीदी ये गुड़ाई नहीं कर रही है, हल लगा रही है। हल? तो मैंने कहा कैसा हल? बिना बैल बिना पुरुष के हल कैसे? कि नहीं ना, जो पुरुष हल लगाता था उसके बदले ये हल लगा रही कुदाल से, मतलब उस खेत से गुड़ाई कर। तो मैंने कहा मीटिंग कहाँ होनी है कि ऊपर? मैंने कहा चल वापस चल, मुझे नहीं करनी है वहाँ मीटिंग, ये तो बैल भी बनी हुई है, पुरुष भी बनी हुई है और हल भी बनी हुई। मैंने कहा ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा जलागम का प्रोजेक्ट, और हम उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अब महिलाएं यहाँ पुरुष से मतलब महिलाएं पुरुष भी बनी हुई है और बैल भी बनी हुई। मैंने कहा नहीं भाई मेरे से तो नहीं देखा जा। और जब मैं वहां सीधे खेत में चली गई और वहां देखा मैंने, वो मैंने कहा कैसा आप क्या बोल रही? बोला खेत को वो बस्ती बना रहे हैं, बोला हल लगा रहे हैं। और मैंने कहा तो इसमें दिक्कत कितनी हो रही? कि बहुत हो रहा है, हमारे तो बोले फड्डे टूट जाते हैं, शाम के लिए हमने पड़े हल लगा रखे बोला आपस में, प्रत्येक महिला ऐसा करती थी। तो मैं सीधे वहां से मैंने मीटिंग नहीं करी, मैं थोड़ा मतलब गुस्सा आ गया मुझे, और सीधे डीपीडी ऑफिस चले गए। हमारे वहाँ पे भी जो सर थे वो भी तिवारी सर थे। मैंने कहा सर मुझे तो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना, मैं तो रिजाइन दे रही हूँ। बोले क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा सर मुझे बोला नहीं किसी ने कुछ, मैं अभी जब मीटिंग करने गई, मीटिंग से पेट नहीं भरता, उनका काम करने से भरता है। मुझे तो इतना दुख हो रहा है कि इतने सारे पैसे वाला प्रोजेक्ट 700 करोड़ के आसपास था, तो और उसमें मैंने कहा हम इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं। बैल भी नहीं थे वहाँ? बैल थे नहीं वहाँ, रुद्रप्रयाग जिले में मैंने देखा बैल और पुरुष तो मिलता ही नहीं उस टाइम थी ये स्थिति 2008 में। तो आपने महिलाओं कुछ बोला? नहीं, मैंने उनको ये बोला मैं तो कोशिश करती हूँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बन पड़ता है। मैं आपको वही घटना बता रही हूँ। तो जब मैं ऑफिस में आई, सर को बोला क्या है? मैंने कहा सर ऐसी बात है, मुझे उस महिलाओं के लिए कुछ करना है, मेरी मीटिंग की सफलता तभी होगी जब इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो क्या हो सकता है? मैंने कहा उनके जो दर्द है ना यहाँ, वो सो नहीं पा रही रात को, और हम उनके लिए मीटिंग करें, मीटिंग से क्या पेट भरेगा? बोला क्या करना है? मैंने कहा इनके लिए मैंने सुना है कि पहाड़ में एक हल, वो पावर बीडर नाम है उसका, अच्छा, वो देसी हल है, वो आ रखा, उस टाइम नहीं आ रहा था कहीं। तो बोला कैसा होता है? मैंने कहा मेरे एक मित्र हैं विनोद श्रीवास्तव जी, वो जानते हैं, वो रुद्रपुर के हैं। अच्छा। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा श्रीवास्तव जी ऐसे इस बार, उन्होंने बोला किसान ट्रेडिंग करके एक सेंटर है वहां मिलता है। तो उनका नंबर दिया, फिर उनसे फोन, उस टाइम मोबाइल भी कुछ खास नहीं था। अच्छा। फैक्स आते थे, मेल मूल का सिस्टम भी नहीं था। अच्छा। तो बोला कि मैं उनका नंबर देता हूँ और आप उनसे। तो उसी टाइम सर भी इतने अच्छे थे काम करने के लिए, बोला मैडम ठीक बोल रही, बोला कि आप फैक्स से मंगा लो। उन्होंने फैक्स से तुरंत, मैंने कहा औरों के भी कोटेशन दो हमें, उनको बोला कि कितने का एक, बोला उन्होंने बोला 78,000 का एक पावर बीडर। तो सर ने तुरंत ऑर्डर करके 7 मंगा दिए। अच्छा। हाँ तुरंत, मतलब एक ही दिन में हुआ ये सारा काम, कोटेशन ले करके, और तुरंत 7 का ऑर्डर दे करके 1 हफ्ते में पावर बीडर आ गए। मैंने कहा पूरी टीम चाहिए जो महिलाओं को ट्रेनिंग दे। फिर सारी एक उन महिलाओं को एक जगह वहां आगे। अच्छा। गबनी गांव। हाँ। और गबनी गांव में सबको इकट्ठा करा, और वहां वो पावर बीडर की जो कंपनी थी वो आए, उन्होंने पावर बीडर सिखाए महिलाओं ने देखा ये तो बहुत अच्छा खेत को खोद रहा है। सबने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद की मैं आपको कहानी, इतनी खुश हुई महिलाएं मेरे से लिपट के, मतलब कि बहन जी आप ही ने हमारे दर्द को समझा। एक महिला ही, क्योंकि उनका दर्द हो रहा था ना। दूसरे फिर उसके बाद वहां के उस टाइम जो सीडीओ सर थे,
श्री कुटियाल जी जो पहले हमारे यहाँ भी रहे, फिर उसके बाद सीडीओ उत्तरकाशी में, तो उन्होंने हमें बोला था कि मैडम अगर आप हार्क से निकले हुए प्रोडक्ट हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है वाटर सेट का, अगर आप रुद्रप्रयाग जिले में राई का पत्ता भी उगा के दिखाएंगे तो मैं सफल मानूंगा। तो मुझे उन्होंने चैलेंज किया था अच्छा। सर ने ना अपने मुझसे, तो मैंने कहा सर यहाँ टमाटर भी उगेगा, शिमला मिर्च भी उगेगा, मटर भी उगेगा। तो मैं आपको बता रही, पावर बीडर आने से जब महिलाओं को सुविधा हुई, उन्होंने इतनी जबरदस्त सब्जियां उगाई, टमाटर, शिमला मिर्च, बीन, जो सब्जियां होती हैं ऑफ सीजन वेजिटेबल मतलब। तो उसके बाद जब इतनी सब्जियां हो गई तब गए मैं सीडीओ सर के यहाँ, मैंने कहा सर अब चलो नहीं बेच मार्केट बताइए आप तो बोल रहे थे पहले होता ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा संडे को मेरा जो ऑफिस है यहाँ ऊपर, इसके ऊपर संडे मार्केट लगाओ और जलागम की जो गाड़ियां हैं उनको किसानों की सब्जियां लाने के लिए लगा दिया कि हम प्रोत्साहन करते हैं। और वहाँ पे किसान आ करके हम संडे मार्केट लगाए और जबरदस्त सारे कर्मचारियों को भी ऑर्डर करा, सर का बड़ा सहयोग था वहाँ कुटियाल सर का। और संडे मार्केट में ऐसी बढ़िया जैविक सब्जियां लोगों ने खाई और उन महिलाओं को जेब में पैसा भी आया और जो उनकी दिक्कत है वो भी दूर हुई। तो ये किस्सा मुझे बार बार याद रहता है, वो महिलाएं आज भी मुझे याद करती हैं। क्या महिलाएं आप याद? अच्छा, इसके बाद क्या प्लान है आपका? इसके बाद ये प्लान है, नहीं मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताती हूँ। विगत 2023 में हमारा जो आउटलेट है उसमें कौड़ी चीना की डिमांड आई। अच्छा। मैंने खोज की पूरे इलाके में, कहीं कौड़ी चीना नहीं मिला। मैंने कहा भाई ये तो मिलेट्स है और इसको लगाना जरूरी है, क्योंकि चीना मिल गया आपको। सुनो तो सही, वही मैं आपको बता रही। कौड़ी नहीं मिली पहले, बड़े मुश्किल से 2-4 किलो कौड़ी मिली पूरे इलाके में, ढूंढा जहां तक मैं ढूंढ पाई। उस कौड़ी को मैंने लिया, फिर अपने वहां एक क्लस्टर डेवलप करा कांसी गांव में। अच्छा। लोगों ने बोला ये तो बिकता ही नहीं, हम क्यों भाई? अरे मैंने कहा भाई मैं खरीदूंगी। तो तुम बहुत सही, वहां हमारा किसान क्लब है, किसान क्लब से मैंने लगवाया। इस बार मुझे 4 कुंटल से ऊपर कौड़ी वहां से अवेलेबल हुई। चीना नहीं, चीना एक किसान को दी, वो चीना का भी सही नहीं निकला, वो उगाए नहीं। और इस साल मैंने हिमाचल में बिमला चोपड़ा जी है मेरी एक दोस्त, अच्छा। कल ही परसों मुझे उनका नंबर मिला, उनसे मेरी बात होगी, वहां से 2 किलो चीना आएगा। और वो मेरा प्लान बना रखा कि इस साल मुझे चीना का बीज लेकर के मैं उसका भी क्लस्टर डेवलप करूंगा। और चीना का जो हमारी चीना का आटा खत्म, सबसे बेस्ट आटा है, खत्म होती हुई जो फसल है चीना कौड़ी, उसको बचाना है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब मैंने कौड़ी का क्लस्टर वहां डेवलप किया तो मैं ऐसे ही जाती रहती थी वहां किसानों के बीच में। तो मैंने एक दिन अपनी फेसबुक पोस्ट डाली कि इस गांव में इतना हमारा चीना हुआ है, किसानों ने बोला कि इन लोगों ने हमको वो करा जो। तो जैसे वो पोस्ट पढ़ी वैसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार से मुझे एक कॉल आती है। उन्होंने कहा उन्होंने फेसबुक की कॉल की कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, क्या है? मैंने कहा ऐसे है। तो फिर जब अभी 15 अगस्त 2024 में हमें वहाँ पे कृषि मंत्रालय के सहयोग से 15 अगस्त में प्रतिभा करने का अवसर मिला, तो वहाँ पे फिर एक यूएनडीपी से कोई पत्रकार थे, क्या थे, रिकॉर्डर थे, उन्होंने हमें मेरा इंटरव्यू लिया। फिर वहाँ पे तो उन्होंने, भारत सरकार ने तो लगाई स्टोरी, फिर यूएनडीपी ने भी मेरी एक ही स्टोरी, 2 स्टोरी कवर की है वो उसी पे रेड राइस पे। और अब प्लान क्या है, नया प्लान क्या है? तो जो ये प्लान चीना कौड़ी का प्लान, चीना कौड़ी और कैसे करके जो प्रोडक्शन हो रहा है इसकी प्रोसेसिंग करके एक अच्छा सा रोजगार अपने पहाड़ के लिए डेवलप करना है। ताकि प्लान तो हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन हो ना, देखो किसी स्तर पे हम जा रखे ना, उसको बरकरार रखना और उससे बेहतर करना। क्या बात है, बेहतर करना। और हमारे यहाँ पलायन नहीं, हमारे यहाँ मतलब यमुना घाटी में पलायन न हो, पलायन नहीं है, इसलिए पलायन न हो उसके लिए आप नया प्लान आपका ये है कि जो जितने भी मिलेट्स है उसको वापस मार्केट में लाया जाए, ये है ना? ये है। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ये सब काम करती हूँ, ये जो जब मैं काम करती हूँ तो मुझे वहां पे जब मैं जाती हूँ अपने कहीं भी बाहर, या क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा, मैं तो भगवान की कहूंगी, भगवान की ऐसी कृपा है कि आप जैसे जो भाई लोग हैं जगह जगह मिल जाते हैं
और आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि दीदी ये करो वो करो, आपसे भी मुझे मतलब एक क्या कहूंगी ऊर्जा मिलती है। और जब मैं लाल धान करती रहती हूँ, लड़ाई भी लड़ती हूँ, कभी कभी अधिकारियों के से भी बहुत जबरदस्ती करती हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, तो मुझे लोग रेड राइस लेडी का भी नाम दे देते हैं, और रेड राइस लेडी के नाम से आज मुझे लोग जानते भी हैं। अखबार, आज के अखबार में जब कल एसडीजी अवार्ड एक यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अभी आयोजित हुआ, तो वहां मैं आज देख रही हूँ अखबार में कम से कम 7-8 अखबार वालों ने छाप रखा है कि रेड राइस लेडी स्वतंत्र बंदानी को एसडीजी अवार्ड उनकी संस्था को। क्या बात है, लाल चावल की महारानी आज हमारे स्टूडियो में थी, स्वतंत्र बदानी यानी कि श्वेता बदानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमने लंबा समय लिया है, और अगली कड़ी में ऐसी किसी खास शख्सियत को आपसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।